Hello students, how are you? And sorry for today's class on the paper because there is a issue with light in boardroom. So I am deciding to make this video on the paper. So in advance I am saying sorry for that. Now let's start our topic. In the previous class we discussed about the splitting, that how the degenerated orbitals in of the octahedral complexes split into Eg and T2G when ligands approach the octahedral complex. अपन ने प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर लिया था कि जो ऑर्बिटल्स हैं T2G और Eg के अंदर डिवाइड हो जाते हैं कब, जब एक लिगैंड मेटल कॉम्प्लेक्स की तरफ अप्रोच करता है। तो किस तरीके से वो डिवाइड होते हैं उसके ऊपर ने बात कर ली थी। ओके, ये जो इस तरीके से डिवाइड होना Eg T2G उसको अपन बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। और इन दोनों के बीच का जो एनर्जी गैप है Eg और T2G के बीच का वो कहलाता है, दैट इज कॉल्ड क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, जिसको अपन दिखाते हैं या तो डेल्टा से या dq से, जिसमें ये 0.6 क्योंकि 3 नीचे है ना तो हर एक के लिए 0.2 माना जाता, तो ये इससे कितना जाएगा, जितना ये ऊपर जाएगा उतना ही ये नीचे आएगा। तो हर एक की 0.2 कंसिडर की जाती है, तो 3 नीचे गई तो टोटल मिला के 0.6 डिक्रीज हुई, इसलिए इसकी कितनी हो जाएगी 0.6 इंक्रीज। अब ये 2 ऊपर गए हैं तो इसकी कितनी हो जाएगी 0.4 डिक्रीज। गॉट इट। तो दोनों का टोटल वही 1 डेल्टा बचेगा, 0.6 प्लस 0.4 दैट इज 1 डेल्टा, यानी कि 10 DQ। ओके, नाउ अब आज अपन बात करते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज किसे बोलते हैं। द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग लिगेंड्स की जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग है, यानी कि T2G और Eg में बटना, ये नेचर ऑफ लिगेंड के ऊपर डिपेंड करता है। किसके ऊपर डिपेंड करेगा? इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ लिगेंड। एंड यू नो दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ लिगेंड, एक कहलाते हैं स्ट्रॉन्ग लिगेंड, एक कहलाते हैं वीक लिगेंड। CFT के अकॉर्डिंग वो लिगेंड्स जो कि ज्यादा स्प्लिटिंग करते हों, जो क्या करते हों, ज्यादा स्प्लिटिंग, वो कहलाते हैं स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स। और जिनके कारण से स्प्लिटिंग कम होती है वो कहलाते हैं वीक लिगेंड्स। गॉट इट। आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं दैट इसकी प्रेजेंस में Eg और T2G के बीच का डिफरेंस बहुत ज्यादा बना, तो दैट आर स्ट्रॉन्ग लिगेंड। जबकि यहां पर स्प्लिटिंग कम हुई है तो दैट इज कॉल्ड वीक लिगेंड। गॉट इट। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रॉन्ग एंड वीक लिगेंड्स। ओके, नाउ अब अपन बात करते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का मतलब क्या है। जब लिगेंड्स जो हैं उनको उनकी स्प्लिटिंग के इंक्रीजिंग ऑर्डर या असेंडिंग ऑर्डर में जब अरेंज करते हैं, लिगेंड्स को जब उनकी स्प्लिटिंग या क्या बोल सकते हैं अपन, स्प्लिटिंग बोल सकते हैं या क्या बोल सकते हैं अपन, उसकी जो नेचर है डिवाइड करने की Eg और T2G में, उसमें उसके असेंडिंग ऑर्डर में जब अपन अरेंज करते हैं तो बनने वाली जो सीरीज है या जो अरेंजमेंट जो बनता है उसके लिए वर्ड काम में लिया जाता है, दैट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ओके, इफ वी कंसिडर द स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ये जैसे अपन एक स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बना रखी है अपन ने कॉपी में, तो उसमें आयोडीन जो है उसकी सबसे कम है तो वो सबसे पहले, और सबसे ज़्यादा कार्बोनिल ग्रुप की। गॉट इट, अंडरस्टैंड। तो दीज आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्प्लिटिंग, ये अपनी जो स्प्लिटिंग है उसके इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज्ड है। अब अपने को याद रखने हैं ये अमोनिया, एथिलीन डाइमीन, साइनाइड, नाइट्रो और कार्बोनिल, ये 5 जो ग्रुप हैं ये सारे स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स हैं, यानी कि इनकी प्रेजेंस में स्प्लिटिंग ज़्यादा होगी। गॉट इट। और बाकी जो बच गए वो सब कैसे हैं, दीज आर वीक लिगेंड्स, वो सब किस में आएंगे, दे कम्स इन द कैटेगरी ऑफ वीक लिगेंड्स। तो ये अपने को माइंड में रखना है। गॉट इट, अंडरस्टैंड। नाउ अब बात करते हैं अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस का, वो दो एनर्जीज
या दो फैक्टर्स के थ्रू गवर्न किया जाता है। एक तो है CFSE ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस डेल्टा O, एक तो कौन सी होगी, दैट इज डेल्टा O, CFSE। ओके, एनर्जी किसे बोलते हैं, एनर्जी इन्वॉल्व इन स्प्लिटिंग, जो ऑर्बिटल्स की जो स्प्लिटिंग होती है, उस स्प्लिटिंग में जो एनर्जी इन्वॉल्व है उसको लिए बोला जाएगा CFSE। गॉट इट। सेकेंड है पेयरिंग एनर्जी, जिसको पाई या पी से अपन डिनोट करते हैं। द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक ऑर्बिटल में जो पेयरिंग है यानी कि टू इलेक्ट्रॉन्स अपोजिट स्पिन के, उनका एक साथ आने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है उसके लिए वर्ड काम में लिया जाता है, दैट इज कॉल्ड पेयरिंग एनर्जी। गॉट इट। अब स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड्स के लिए इनमें वैल्यूज में चेंजेस हैं। वो क्या चेंजेस हैं, स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स जो होता है उनके लिए CFSE की वैल्यू पेयरिंग एनर्जी के मुकाबले ज्यादा होती है, यानी कि स्प्लिटिंग ज्यादा होगी, रिजल्ट पेयरिंग एनर्जी कम होगी, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स जो है वो किस में पाए जाएंगे, पेयर्ड कंडीशंस में। इलेक्ट्रॉन किस में आ जाएंगे, दैट्स इन पेयर्ड कंडीशंस। गॉट इट। सो वी कैन से दैट पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑकर्स, क्या रहेगा इनमें, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है। और अगर इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग होती है तो कॉम्प्लेक्स बनने वाला क्या कहलाएगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। क्या होगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, यानी कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स के अंदर CFSE की वैल्यू ज्यादा होने के कारण से इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग होती है और लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं। वीक लिगेंड्स में इसका जस्ट अपोजिट है, उनके केस में जो पेयरिंग एनर्जी है उस पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू CFSE के मुकाबले ज्यादा होती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन जो हैं वो अनपेयर्ड कंडीशंस में रहना पसंद करते हैं, यानी कि अनपेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहां पर रहेगी। गॉट इट। भाई CFSE की वैल्यू कम है और पेयरिंग जो एनर्जी है उसकी वैल्यू ज्यादा है, पेयरिंग की वैल्यू ज्यादा है तो जो ज्यादा चाहिए उनको एनर्जी, तो उसकी बजाय वो किस में रहना पसंद करेंगे, CFSE के थ्रू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अलग अलग ऑर्बिटल्स में रहना पसंद करते हैं। गॉट इट। तो इनमें रहेगा अनपेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और अनपेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का रिजल्ट यहां पर बनेंगे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। गॉट इट। इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों के। चलिए अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सॉरी, पहले उससे पहले थोड़ा सा एक छोटा सा पॉइंट है, कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट। मैग्नेटिक मूवमेंट का कैलकुलेशन, मैग्नेटिक मूवमेंट जो है उसे बोर मैग्नेटॉन, ये इसकी यूनिट होती है, उसमें कैलकुलेट किया जाता है। इसका फॉर्मूला सिंपल सा है, दैट इज म्यू बी एम। किसी भी कॉम्प्लेक्स के लिए जो म्यू की वैल्यू है वो किसके इक्वल होती है, एन मल्टीप्लाइड बाय n+2 का अंडर रूट। गॉट इट। जहां पर n डिनोट करता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। उस डी ऑर्बिटल में, जो डी ऑर्बिटल है उसमें कितने एन और मतलब सॉरी जो कॉम्प्लेक्स है उसके जो डी ऑर्बिटल है सेंट्रल मेटल एटम की, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड हैं, उससे अपन कैलकुलेट करते हैं द वैल्यू ऑफ एन, द वैल्यू ऑफ म्यू। गॉट इट। चलिए अब अपन यहां पर बात करते हैं जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग लिगेंड या वीक लिगेंड की प्रेजेंस में किस तरीके से उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो इसको समझने के लिए पहले अपन थोड़ा सा यहां पर कंसिडरेशन करते हैं। ओके, नाउ दीज आर डी ऑर्बिटल्स एंड देयर आर इलेक्ट्रॉन्स विच आर प्रेजेंट इन दैम। ओके, दैट इज द केस ऑफ स्ट्रॉन्ग लिगेंड एंड दैट इज द केस ऑफ वीक लिगेंड। स्ट्रॉन्ग लिगेंड में डेल्टा ओ की वैल्यू यानी कि स्प्लिटिंग एनर्जी की वैल्यू पेयरिंग एनर्जी के मुकाबले ज़्यादा है, जबकि इनके केस में क्या है, डेल्टा ओ की वैल्यू पेयरिंग एनर्जी के मुकाबले कम है। गॉट इट। चलिए अब एक एक करके अपन बात करते हैं। D1 यानी कि एक इलेक्ट्रॉन, अब जैसे जैसे अपन वैल्यूज बोलते जा रहे हैं वो अपने को ध्यान रखनी है। अगर केवल एक इलेक्ट्रॉन हो, देयर इज ओनली वन इलेक्ट्रॉन, तो जो T2G है स्ट्रॉन्ग में उसमें जाएगा, वीक के अंदर भी किस में जाएगा, T2G के अंदर। ओके,
यानी कि दोनों का जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होगा वो क्या बन जाएगा, दैट इज T2G1 EZ0। EZ के अंदर कितने हैं, 0। गॉट इट। तो D1 का जो कॉन्फ़िगरेशन वो क्या बन जाएगा, स्ट्रॉन्ग में T2G1 EZ0। इसी तरह से वीक में अपन बात करें तो दैट इज ऑल्सो T2G1 एंड EZ0। गॉट इट। चलिए अब नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन की अपन बात करते हैं, दैट इज 2 इलेक्ट्रॉन। अगर उसमें 1 और 2 इलेक्ट्रॉन्स हो, 2 इलेक्ट्रॉन्स अगर हों तो उस केस के अंदर स्ट्रॉन्ग के अंदर जो T2G है उसमें एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा। अब साथ में नहीं आएंगे क्योंकि यू नो दैट द हुंस मल्टीप्लिसिटी रूल जो बोलता है कि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो अनपेयर्ड रहना पसंद करते हैं, याद होगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, सेकंड इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, इसलिए कॉन्फ़िगरेशन क्या बन गया, T2G2। इजी के अंदर एक भी नहीं है, इजी के अंदर देख आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है 7th 8th इलेक्ट्रॉन होंगे तब जाएंगे। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या बन गया, T2G2 1 2। इसके अंदर बात करें तो इसमें भी अभी स्पेस है तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, T2G के अंदर ही। तो कॉन्फ़िगरेशन बन गया इसका भी T2G2। तो D2 अगर यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स हो तो कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा, T2Z2 EZ0। Here also T2G2 and EZ0। Got it? Understand? अब आते हैं अपन थर्ड इलेक्ट्रॉन। अब नाउ देयर आर 3 इलेक्ट्रॉन्स। 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो फर्स्ट यहाँ गया, सेकंड ये, थर्ड एक और वैकेंट पड़ा था तो थर्ड यहाँ पे आ गया। ओके, सिमिलरली वीक के अंदर बात करें तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो अगेन दोनों का कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर भी सेम रहेगा, T2G3 T2G3, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं ना T2G में। तो कॉन्फ़िगरेशन बन गया T2G3 EZ के अंदर 0, T2G3 EZ के अंदर 0। गॉट इट। अब आते हैं अपन D4 पर, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन्स अगर हो तो उस केस के अंदर 1 2 3 4, अब 4 इलेक्ट्रॉन्स अपने को T2G और EZ में फिल करने हैं। अब यहाँ पर डिफरेंस आना स्टार्ट होता है और वो क्या आएगा, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होने के कारण CFSC की वैल्यू ज़्यादा है पेयरिंग के मुकाबले, यानी कि स्प्लिटिंग ज़्यादा रहेगी। इसलिए जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन है, जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन है वो EZ में नहीं जा सकता, EZ के अंदर नहीं जा सकता, तो वो कहाँ रहेगा, T2G के अंदर। इसलिए 1 2 3 4 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे T2G के अंदर। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या बन गया इसका, D4 का T2G4 EZ0। व्हाट इट, अंडरस्टैंड। अब आते हैं वीक के केस में क्या रहेगा। वीक के केस के अंदर जो स्प्लिटिंग एनर्जी है उसके मुकाबले पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा है, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स जो है पेयर्ड होने की बजाय जो हायर ऑर्बिटल्स हैं उसमें जाना पसंद करेंगे। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाएगा, जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जाएगा, EZ के अंदर, क्योंकि ये एनर्जी गैप कम है पेयरिंग के मुकाबले। जो पेयरिंग में जो एनर्जी चाहिए उसके मुकाबले स्प्लिटिंग की जो एनर्जी है वो कम है। गॉट इट। इसलिए इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेगा, एक इलेक्ट्रॉन रहेगा EG के अंदर। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या बन गया, T2G3 EZ1, T2G3 EZ1। गॉट इट। नाउ अब बात करते हैं अपन फिफ्थ की, दैट इज फिफ्थ इलेक्ट्रॉन। अब फिफ्थ इलेक्ट्रॉन सिमिलर है, यहाँ पर CFSC ज़्यादा है, पेयरिंग एनर्जी कम है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होना पसंद करेगा, तो दैट इज फिफ्थ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर सिमिलर जैसे भी अपन ने पहले डिस्कस किया, CFSC की वैल्यू कम होने के कारण से जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ रहेगा, EZ के अंदर। गॉट इट। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन बन गया T2G5 EZ0, जबकि इसका बन गया T2G3 EZ2। तो कॉन्फ़िगरेशन बन गया इसका D5 का T2G5 EZ0, जबकि इसका बन गया T2G3 EZ2। गॉट इट। नेक्स्ट सिक्स्थ इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन अभी भी एक खाली पड़ा है, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, T2G के अंदर। गॉट इट। और इसके अंदर जो 6 इलेक्ट्रॉन, अब जो 1 2 3 4 5 शिफ्ट हो चुके हैं, यहाँ पर आ चुके हैं ना 5। अब 5 के बाद 6 जो है
यहाँ की बजाय यहाँ आएगा, क्यों? क्योंकि अब जो पेयरिंग एनर्जी है, जितना इलेक्ट्रॉन आता जाता है वैसे वैसे CFSE की वैल्यू बढ़ती जाती है। तो अब CFSE ज्यादा होगी पेयरिंग के मुकाबले, इसलिए इलेक्ट्रॉन अब पेयर्ड होना स्टार्ट होंगे। तो यहाँ आएगा 6 इलेक्ट्रॉन। तो कॉन्फ़िगरेशन कितना बन गया? 1 2 3 4, यानी कि T2G4 Eg2, जबकि इसका क्या बन गया? T2G6। तो कॉन्फ़िगरेशन बन गया यहाँ पर T2G6 Eg0, जबकि इसका बन गया T2G4, 3 तो पहले थे, एक और आ गया ना, 4 Eg2। नाउ 7th इलेक्ट्रॉन, अब बात करते हैं अपन 7th इलेक्ट्रॉन की। अब यहां पर 3 ऑर्बिटल्स थे, 6 इलेक्ट्रॉन जिनमें आ सकते थे वो 6 के 6 यहां पर फिल्ड हो गए। तो नाउ अब जो 7th इलेक्ट्रॉन जो है उसके पास कोई ऑप्शन है नहीं, तो वो कहाँ जाएगा? Eg के अंदर। कहाँ जाएगा वो? दैट विल गोज इनटू Eg। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या बन गया? T2G6 Eg1, T2G6 Eg1। वीक के केस में अपन बात करें तो 6 तो यहाँ आ चुका, अब 7th इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ जाएगा? T2G के अंदर। 7th कहाँ जाएगा? T2G के अंदर ही जाएगा, इसलिए कॉन्फ़िगरेशन क्या बन गया इसका? दैट इज T2G5। भाई 1 2 3 3 पहले थे, 2 और आगे 6 7th वाला यहीं आ रहा है, तो दैट इज T2G5 Eg2, T2G5 Eg2। ओके, नाउ नेक्स्ट इज, अब अपन बात करते हैं 8th इलेक्ट्रॉन की। 8th इलेक्ट्रॉन जो है, यहाँ तो 6 हो गए, तो 7 8, यानी कि कॉन्फ़िगरेशन में गया T2G6 Eg2। गॉट इट? इसके अंदर अपन बात करें तो यहां पर कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा इसका? 1 7 पहले थे, अब 8, अब 8 यहां पर आएगा, क्योंकि वही बात है, CFSE की वैल्यू ज्यादा है, पेयरिंग यहाँ पर, सॉरी पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा है, लेकिन अब यहाँ पर जा नहीं सकता, तो अब इसके लिए कहाँ रहेगा? दैट वन। तो कॉन्फ़िगरेशन मिल गया T2G6 Eg2। नाउ अब दोनों के कॉन्फ़िगरेशन सेम हो चुके हैं। नाउ 9th इलेक्ट्रॉन, 6 यहाँ हो चुके, 7th यहाँ आ गया, 8 यहाँ आ गया, तो 9th यहीं आएगा। गॉट इट? अंडरस्टैंड? तो दैट इज T2G6 Eg3। हियर 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तक यहाँ तक आ चुका, T2G फिल हो गया, तो इसका भी 9th कहाँ जाएगा? Eg के अंदर। तो इसका भी कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा? T2G6 Eg3। गॉट इट? अंडरस्टैंड? नाउ नेक्स्ट वन 10th, ये कहाँ जाएगा? दैट वन Eg के अंदर, क्योंकि Eg के अंदर स्पेस बचा है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन बन गया T2G6 Eg4। हियर अगेन T2G6 एंड Eg4। तो अगर अपन इसको पूरा स्टडी करें तो यहां पर जो फर्स्ट 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स तक T2 सॉरी स्ट्रॉन्ग और वीक दोनों का सेम कॉन्फ़िगरेशन है। दोनों का कॉन्फ़िगरेशन कैसा है? सेम। फर्क कहां पर आना स्टार्ट है? D4 से लेकर D7 तक, 4 इलेक्ट्रॉन से लेकर जो 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहां पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में डिफरेंसेस हैं। किसमें? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। किसके? स्ट्रॉन्ग और वीक लिगेंड्स की। गॉट इट? अंडरस्टैंड? अब बात करते हैं अपन वापस से D8 से लेकर D10। अगेन दोनों का कॉन्फ़िगरेशन यहां पर सेम है। गॉट इट? चलिए अब बात करते हैं इनमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा। अगर अपन हाइब्रिडाइजेशन का कंसिडरेशन करें तो यहां पर जो लिगेंड्स जो हैं वो जब अप्रोच करेंगे तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनने के 2 ही हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है, या तो D2sp3 या फिर sp3D2। अब इनमें से कौन सा होगा वो डिपेंड करेगा अपॉन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो ऑर्बिटल्स हैं, कौन से वैकेंट ऑर्बिटल्स इसके पास अवेलेबल हैं, उसके ऊपर ये डिपेंड करेगा। गॉट इट? अब जैसे यहाँ पे देखिए इजी, अब इजी का मतलब 2d ऑर्बिटल्स हैं,
भाई इजी का मतलब कितने 2 हैं, याद होगा कौन कौन से, dx स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो ये इसमें 1 टू लेकर 7 तक देखो फ्री पड़े हैं, सभी में फ्री हैं, गॉट इट। तो इसलिए 1 टू 7 तक इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा, D2sp3, क्योंकि 2 वैकेंट डी ऑर्बिटल चाहिए तो वो यहां तक अवेलेबल है, 1 टू 6 तक, सॉरी 1 टू 6 तक अवेलेबल है इनके पास, गॉट इट। चलिए अब बात करते हैं यहां पर, यहां से लेकर, दैट इज ऑल्सो अटैच विद दैट, यहां से लेकर अपन कंसिडर करें तो दे डू नॉट हैव, इनके पास कहीं पर भी वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है। ओके, तो इन दैट केस इनमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सा बनेगा, दैट इज sp3d2। क्या बनेगा यहां पर, सॉरी वन मिनट, लेट मी करेक्ट यू वन थिंग, एंड दैट इज, सॉरी फॉर दैट, वन मिनट, दिस इज ऑल्सो D2sp3, ये भी D2sp3 रहेगा, वाई, क्योंकि यहाँ पर इजी के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, बाकी तो अभी पढ़ा ही है, तो वो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, जंप करके आगे वाली जो वैकेंट डी ऑर्बिटल इसके पास आगे वाले उनके अंदर ट्रांसफर कर देते हैं। तो यहाँ पर भी कौन सा रहेगा, D2sp3। ओके, अब यहाँ पर आप देखें तो डी ऑर्बिटल्स फिल्ड हो चुके, ये तो पूरे फिल्ड थे, और ये जो इजी वाले हैं दे आर हाफ फिल्ड, इसलिए इनके पास अब कोई वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं है। इसलिए ये आगे वाले जो हैं, यानी कि जो अपन कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो अपन लिखते हैं ना n-1d, ns, np और nd, पहले तक यहां तक के जो केसेस हैं उनमें ये यूज किए जा रहे थे, अब वाले में कौन से यूज होंगे, दैट वन। तो यहां पर क्या बन गया, sp3d2, गॉट इट। तो इनके अंदर जो फर्स्ट 7 है उनमें D2sp3 है, जबकि जो 3 है उनके अंदर sp3d2। अब यहां पर आते हैं वीक फील्ड को, वीक लिगेंड जब मौजूद है तो उस केसेस में जो फर्स्ट 3 हैं उनके अंदर तो देखो इसके पास डी ऑर्बिटल्स खाली पड़े हैं, तो ये उनका यूज कर सकता है, तो बनेगा D2sp3। यहां पर देखो पेयरिंग एनर्जी ज्यादा होने के कारण से पेयरिंग नहीं पॉसिबल है, इसलिए इजी जो डी ऑर्बिटल से फ्री वो यहां पर इनके पास अवेलेबल नहीं है, इसलिए ये कौन से में जाएंगे, दे विल गोज इनटू, दे विल यूज द हायर डी ऑर्बिटल्स, तो इसलिए ये किस में जाएंगे, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन में। सिमिलरली ये भी किस में जाएंगे, क्योंकि इनके पास अब ये कंडीशंस यहाँ पर है तो वैकेंट नहीं है, इसलिए ये भी किस में जाएंगे, दे विल गोज इनटू हायर, they will use higher orbitals, d orbitals, that's why they will goes into sp3d2 hybridization, got it। अब बात करते हैं अपन मैग्नेटिक मोमेंट जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये सिंपल सा है, अपने को फाइंड आउट करना है कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इसमें मौजूद हैं, तो वो आप इजीली यू कैन फाइंड आउट। इनके अंदर अपन बात करें तो देखो फर्स्ट 3 इलेक्ट्रॉन्स, जो हैं वो दोनों के अंदर सिंगल यूनिट है, सिंगल सिंगल है, इसलिए इनमें इलेक्ट्रॉनिक की जो वैल्यूज है वो कितनी हो जाएगी, 1 2 3, इसके अंदर भी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 2 3। अब यहां पर आप देखें तो D4 के केस में 1 2 3 फिर 4 यहाँ आ चुका, इसलिए इसके पास कितने बचेंगे, 2, कितने बचेंगे इसके पास, 2। तो D4 के अंदर कितने वैकेंट है, 2। D5 यहाँ आ गया तो कितना बचेगा, दैट इज 1। D6 0, क्योंकि सारे पेयर्ड हो गए। यहां पर आएंगे तो वापस अब ये तो पेयर्ड है, एक इलेक्ट्रॉन ये बच गया, इसलिए कितना रहेगा, D7 के अंदर 1। D8 यहाँ आया तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो दैट इज 2। D9 एक इलेक्ट्रॉन यहाँ गया तो अब केवल ये वाला बचा था अनपेयर्ड, तो 1। और D10 होने पर सारे के सारे पेयर्ड हैं, क्योंकि 10 है, 10 आ गए तो उस कंडीशन में दैट इज 0। एन के वैल्यूज यहाँ पर अपन ने स्टार्ट किए तो 3 दोनों सेम है। अब देखो 4
जब 4 डी ऑर्बिटल्स पे अपन चलते हैं, डी जो सॉरी फोर्थ डी इलेक्ट्रॉन के ऊपर अपन बात करें तो देखो 1 2 3, 3 तो ये रहे, 1 2 3, फोर्थ ये रहा, चारों के चारों कैसे हैं अनपेयर्ड, इसलिए n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। D5 1 2 3 4 5, 5 के 5 कैसे हैं अनपेयर्ड, इसलिए कितना आ जाएगा दैट इज 5। अब इसको आप समझ सकते हो, देखो इजी है यहाँ पर क्या, अगर T2G के अंदर वैल्यू 3 तक है तो वो 3 के 3 अनपेयर्ड रहेंगे, और इजी के अंदर वैल्यू अगर 2 तक है तो वो सारे के सारे कैसे रहेंगे अनपेयर्ड। गॉट इट। तो जहां जहां T2G 3 हो गया तो मतलब 3 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड है। अब यहाँ पे देखो 3 2 1, 3 3 तो इसके, अब इजी के अंदर 1 और 2, तो इस केस में 3 + 1 4, यहाँ पर कितना हो गया 3 + 2 दैट इज 5। अब यहाँ पर इजी 4 अपन T2G 4 पे चले तो 3 तो अनपेयर्ड है, और फोर्थ जो है वो जाकर जुड़ेगा, तो अब कितने बचेंगे दैट इज 2। गॉट इट। तो इसकी केस में कितने हो गए 4, फिर एक और पेयरिंग हो गई 7th इलेक्ट्रॉन आने पर, तो 3 दैट इज 2 दैट इज 1 एंड दैट इज 0। अब अपन कैलकुलेट कैसे करें, तो सीधी सी बात है, फॉर्मूले के अंदर वैल्यू रख दीजिए। जैसे अपने को निकालना है म्यू की वैल्यू निकालनी है D5 फॉर हाई स्पिन, हाई स्पिन यानी कि वीक लिगेंड है, लिगेंड कैसा है वीक, वीक लिगेंड के केस में। तो यहां पर कॉन्फ़िगरेशन क्या बन गया T2G3 EZ2, तो n की वैल्यू कितनी होगी 5, फॉर्मूले में रखोगे तो 5 इंटू 5 + 2 का अंडर रूट दैट इज 7, 35, 35 का अंडर रूट निकालोगे तो कितना आएगा दैट इज 5.91 बोर मैग्नेटॉन। तो कितना आ गया 5.91 बोर मैग्नेटॉन। गॉट इट। अगर आपको इसके लिए स्ट्रॉन्ग के लिए निकालना पड़ जाए, क्या करना हो अपने को स्ट्रॉन्ग के लिए निकालना हो, तो यू कैन ऑल्सो डू, अगर यही चीज अपन स्ट्रॉन्ग के लिए निकालें फॉर स्ट्रॉन्ग, अगर अपन इसको कैलकुलेट करना चाहें फॉर स्ट्रॉन्ग लिगेंड, तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड के केस में D5 जो इलेक्ट्रॉन्स हैं D5 वो किस में बनेंगे T2G के अंदर जाएंगे 5, इजी रहेगा 0। अब T2G के अंदर 5 गए तो n की वैल्यू कितनी बचेगी इसके लिए 1, T2G 5 का मतलब 1 बच गया ना। ओके। तो अब अपन फॉर्मूले में रखें तो 1 इंटू 1 + 2 यानी कि अंडर रूट 3, म्यू की वैल्यू कितनी आ गई अंडर रूट 3, और अंडर रूट 3 को जब आप सॉल्व करते हैं तो आंसर कितना आता है 1.73। तो इसके लिए मैग्नेट जो मूवमेंट होगा वो कितना रहेगा 1.73 बोर मैग्नेटॉन। गॉट इट। तो नाउ यू कैन इजीली कैलकुलेट, अब आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं इनको। गॉट इट। अब अपन बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स जो अपने को पूछे जा सकते हैं। कैसे पूछते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अपने को दिया गया राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ फॉलोइंग्स एंड आल्सो मैग्नेटिक मूवमेंट, ये अपने को बताना है। जैसे सबसे पहला एग्जांपल अपना Fe, ओके, FeS2O6 + 2। अब यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन की अपन बात करें तो ये Fe+2 की स्टेट में, अभी सीधी सी बात है, इसका x हो गया, इसका 0 हो गया, तो इन सब का टोटल इसके बराबर होता है। तो यहाँ 0 + x = +2, तो x की वैल्यू कितनी होगी दैट इज +2, यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी है दैट इज +2। +2 होने पर कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा 3D, क्योंकि आयरन जो है Fe का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यू कैन इजीली फाइंड आउट। स्किन टाई वाली क्यों मानी फिर ओके, यानी कि 6, यानी कि दैट इज 6 इलेक्ट्रॉन, एंड S के ऊपर कितने 2। जब +2 बनेगा तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे, तो कॉन्फ़िगरेशन कितना बच गया दैट इज 3D6। गॉट इट, 3D6 4S0। अब ये इलेक्ट्रॉन्स अपने को फील्ड करने हैं, ये हो गए टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स। अब अपने को इजी T2G में फील्ड करना है। कैसा लिगेंड है ये
वीक। तो वीक लिगेंड के केसेस में पेयरिंग की बजाय इलेक्ट्रॉन पहले कहाँ ट्रांसफर होंगे, इजी में। तो अपने को 6 फिल करने हैं, तो 1 2 3 4 5 हो गया, 6 यहाँ आएगा। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या बन गया, T2G4 Eg2। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन अपन लिखे तो क्या लिख सकते हैं अपन, दैट इज T2G4 एंड Eg2। ये बन गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। गॉट इट। अब इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालें। तो हाइब्रिडाइजेशन में देखो इजी के पास इलेक्ट्रॉन है, T2G भी फील्ड है, तो ये यूज कर नहीं सकता। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा इसका, दैट इज sp3d2। हाइब्रिडेशन क्या आ जाएगा इसका, दैट इज sp3d2। अब म्यू की वैल्यू निकालें तो म्यू इक्वल्स होता है n इंटू एन प्लस टू। एन की वैल्यू कितनी है, दैट इज 4। तो वो अपन रखेंगे, तो कैलकुलेट करने पर दैट इज 24 को सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 4.89 बोर मैग्नेटॉन। ओके। अब अपन सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं, दैट इज K4Cr अब यहां पर अपन बात करें तो क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d5 4s1। क्रोमियम का कितना रहेगा, 3d5 4s1। तो जब +2 में जाएगा, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन आप निकाल सकते हो, तो इसका हो गया +4, इसका हो गया -6, दोनों का टोटल इसके ऊपर कुछ नहीं है तो 0 के बराबर होगा। तो भी +4 -6 यानी कि -2 बच गया। -2 को काउंटर करने के लिए क्रोमियम पर कितना आया, दैट इज +2। तो कॉन्फ़िगरेशन कितना बन गया, ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी होगी, +2 जाएगा, तो दैट इज 1 इलेक्ट्रॉन तो ये जाएगा और 1 इलेक्ट्रॉन डी का जाएगा, तो बन गया 3d4 4s2। अब साइनाइड यहाँ पर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहाँ जाएंगे, सारे के सारे इजी के अंदर। तो 1 2 3 एंड दैट इज 4। तो कॉन्फ़िगरेशन बन गया T2G4 Eg0। गॉट इट। अब हाइब्रिडाइजेशन अपन निकालें तो देखो ये डी ऑर्बिटल्स खाली पड़े हैं, पेयरिंग हो गई तो ये खाली पड़े, इसलिए हाइब्रिडेशन क्या बनेगा इसका, D2sp3। गॉट इट। म्यू की वैल्यू निकालो तो यहाँ पे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने हैं, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने के कारण से म्यू की एन की वैल्यू 2 कितना आ गया, दैट इज एन की वैल्यू यहाँ पर कितनी होगी, दैट इज 2। एन की वैल्यू 2 है तो आप कैलकुलेट कर सकते हो, तो आएगा आंसर दैट इज 2.82 बोर मैग्नेटॉन। गॉट इट।